यूपी में उपचुनाव, पार्टियों में तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सूबे में सर्दी की एंट्री होने लगी है, लेकिन यूपी की सियासत का तापमान बढ़ने लगा है। वजह है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। जी हां, बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है, तो इंडिया गठबंधन के लिए 2027 के फाइनल चुनाव से पहले ये वार्म अप की तरह है। रविवार को बीजेपी के द्वारा बैठक बुलाई गई। यूपी फतह का भाजपा ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी चुनाव के बहाने 2027 का सेमीफाइनल होगा। 9 सीट पर भाजपा तो 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन से सीधा मुकाबला होना तय है। हालांकि ये मुकाबला उससे पहले ही निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने कहा है कि वो अपने चुनाव निशान पर ही ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ा था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसका नतीजा क्या आया सबने देखा। इसलिए निषाद पार्टी अपने निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी ने कटहरी और मझौल सीट पर ताल भी ठोक दिया। तो जहां एक तरफ बीजेपी को सहयोगी दल आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सपा और कांग्रेस में भी तनाव का माहौल है। तो चुनाव से पहले पार्टियों में तनाव का माहौल देखा जाने लगा है। तो ऐसे में अब सवाल भी यही है कि क्या बीजेपी जो उपचुनाव को लेकर मंथन कर रही है वह सफल हो पाएगी। उपचुनाव जिसे फाइनल चुनाव यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि सहयोगी दल की सहमति भी दोनों ही पार्टी में नहीं दिख रही है। जहां कांग्रेस असहज नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि 5 सीटों की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। 6 सीट 10 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए। कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें मांगी जा रही है। हालांकि अब दोनों ही तरफ एनडीए गठबंधन में भी असमंजस का माहौल है और इंडिया गठबंधन में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। उपचुनाव से पहले सियासत तेज है। कई सवाल है, सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मौसम का पारा गिर रहा है, लेकिन यूपी में सियासी पारा आसमान छू रहा है। दरअसल यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी खेमे में हलचल है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी से मिला। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के विजयी रथ को 240 पर रोक डाला। ऐसे में बीजेपी को 10 सीटों पर अब जीत हासिल किसी भी हाल में करनी है। उसके लिए वो मूंछ और नाक का सवाल बना चुकी है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रण सजने लगा है। सपा ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया है, लेकिन प्रत्याशियों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस सपा से 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा लगातार 2 सीटें देने की जिद पर अड़ी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस गया है। वहीं बीजेपी लगातार चुनावी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। बाकायदा रविवार दिल्ली में बैठकों का दौर चला। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली लगभग 1.5 घंटे की मैराथन बैठक में पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का जिक्र किया है। खबरों में दम हुआ तो बीजेपी की इस बैठक में निषाद पार्टी को झटका लगा है और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को 1 सीट देने पर सहमति बनी है। यानी जयंत की पोबारा अभी भी है। मतलब साफ है कि बीजेपी यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर और राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं संजय निषाद की 2 सीटों वाली मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। 10 सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इंडिया वॉइस से खास बातचीत में बोले हैं कि अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ने का नतीजा सबने देखा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। सिंबल न होने के नाते, उदासीनता होने के नाते 2000
जो 24 का चुनाव था उसमें आंशिक असफलता मिली है। तो निषाद पार्टी अपने सिंबल पर पिछले बार के चुनाव में ढेर सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ा दिया गया था और पता चला कि लड़ाने के बाद वो निश्चित रूप से वो बैठकों में नहीं आते हैं और वो अपने को उदासीनता महसूस करते हैं या अपने इस दल का नहीं मानते। तो इसकी वजह से अपनी पार्टी ने निर्णय किया कि जो भी सीटें मिलेगी वो निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लेगी। बहरहाल उपचुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा के नतीजों से गदगद कांग्रेस और सपा जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी लोकसभा में मिली हार का बदला लेने के लिए चुनावी मिट्टी को खाद पानी दे रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी का आत्मविश्वास इतना कम हो गया है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जान फूंक रही है? क्या हिंदुत्व के मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा? और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस को सपा मना पाएगी? कई सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 10 सीटों की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में सियासत हाई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप सभी का परिचय करवा देते हैं हमारे दिग्गज मेहमानों से। प्रदीप भटनागर है, नेता है बीजेपी के। हरिनाथ उपाध्याय हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राकेश अहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। रत्नेश सिंह है, स्पोक पर्सन है निषाद पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। रत्नेश सिंह जी, जो संजय निषाद ने कहा धमकी है, चेतावनी है, सलाह है या फिर सिर्फ गीदड़ भपकी है, क्या माना जाए? इसे तो सलाह ही कह सकते हैं क्योंकि हम साथी दल हैं और हम सलाह देने का काम करते हैं। पिछले चुनाव में भी लोकसभा चुनाव हुए तब भी हमने सलाह दी थी और इस बार भी हम लगातार सलाह दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं और हम लगातार एनडीए गठबंधन में को मजबूती प्रदान करके सीटें जीतें जिससे सबका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो। तो 9 सीटों पर तो बीजेपी खुद होगी, आरएलडी को 1 सीट। सलाह नहीं मानी गई तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सलाह मानेंगे, ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी जिससे लोग कयास लगा रहे हैं। अभी इसके बाद प्रदीप भटनागर जी, इसके बाद एनडीए की बैठक होगी। सलाह दी जा रही है, माना जाएगा। लेकिन ऐसी सलाह रत्नेश सिंह जी कई बार निषाद पार्टी के द्वारा दिया गया है, बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया साफ तौर पर। प्रदीप भटनागर जी, इस बार क्या? देखिए, इग्नोर वाली कोई बात नहीं है। जब हमारे परिवार का मुख्य हिस्सा है निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी, उनके मुखिया भी, तो थोड़ा सा ये शब्द मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि इग्नोर कर दिया। एनडीए के अभिनंग है, भारतीय जनता पार्टी के अब साथी हैं, इग्नोर नहीं किया जाता। एक छोटे भाई की तरह बात की जाती है और एक सभ्यता के दायरे में और ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है। अब आप देखेंगे, मैं छोटा सा अगर थोड़ा जरा सा पीछे जाऊंगा तो हमने किसी को नहीं कहा कि आप बाहर जाइए, चाहे शिक्षा ना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कोई और हो, और जो गया वो वापसी भी आया। तो ये आप हो सकता, हम तो इल्जाम ये ना लगाए कि हम किसी को थोप रहे हैं, दबाव में ला रहे हैं। हमने किसी को नहीं दिया, हमारे साथी हो गया वो हो गया, दोस्ती पक्की है। अगर दोस्त अगर दूर चला जाए वो अलग बात है। बाकी दोस्त की सलाह नहीं मानी जाएगी तो क्या समझा जाए फिर? सलाह और दबाव में फर्क है। दोस्त ही सबसे अच्छी सलाह देता है प्रदीप भटनागर जी, तो सलाह मान ली जाएगी, माना जाए फिर? वही कह रहा हूँ मैं, सलाह और दबाव में फर्क है। तो आप कहना चाहते हैं दबाव बनाया जा रहा है या फिर दबाव बनाया जाएगा? दबाव तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीति करी नहीं, दबाव में कभी आएगी। सलाह मानी जाती है, बैठ के विचार विमर्श होता है एक छोटे बड़े की तरह। वो सदैव संगठन हमारा आगे रहता है उस विषय को लेकर। और वही चुनाव की बात, आर्टिकल उत्तर प्रदेश में जीतने की, और उसको लेके ही सारी स्थिति बन रही है, उससे ही काम चल रहा है। चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो। 10 सीटों की बात पर दिग्गजों से मुलाकात हो रही है, चर्चा तो होगी ही। हरिनाथ उपाध्याय जी, 5 सीटें आप मांग रहे थे, आपकी भी सलाह नहीं मानी जा रही है, बात तो माना ही नहीं जा रहा, सुना ही नहीं जा रहा, एकदम इग्नोर, साफ इग्नोर। 6 सीट पर तो उतार ही दिया है। हाँ श्रुति जी, हाँ। हम 5 सीट मांग रहे थे कि 4 की 3। पहले इनके गठबंधन का हाल देखिए, कोई 2 सीट मांग रहा है, कोई 2, किसी को 1 मिल रहा है, किसी को 1 को नहीं मिल रहा है। तो ये लोग तो खुद ही आपस में इनका विचार नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का तो जो हम मांग रहे थे ठीक है,
हम लोग बात करके तय कर लेंगे। हमेशा जो आदमी मांगता है उतना नहीं न मिलता है। जो पार्टी जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जो पार्टी जीतेगी उसको खड़ा किया जाएगा। पहले उस पर हम ही लोग कांग्रेस सहमति पार्टी ने बनाएंगे। लगता है मुझे उपाध्याय जी सरेंडर कर दिया है हाथ ऊपर, नहीं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस हरियाणा में जिस श्रुति तरीके का जी, नतीजा लेकर आई उसके बाद से इंडिया गठबंधन हाँ। इंडिया गठबंधन में हम जितने सहयोगी हैं, न कोई सरेंडर करना है, न कोई एकाधिकार जलाता है, न तानाशाही कोई करता है। हम लोग आपस में मिलकर देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ठीक है, समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है हमारी अपेक्षा, तो उसका हक ज्यादा बनता है। लेकिन फिर भी हम लोग तो मिलजुल 6 कर ही सीट पर चुनाव तो लड़ेंगे। उन्होंने प्रत्याशी उतार ही दिया ना, आपके पास मात्र बची 4 सीट। आप कह रहे हैं अरे कि जितना होगा उतना सीट मिलेगा। कम है। अच्छा, नहीं, ये अपने संबंधियों को कितना सीट दे रहे हैं मैडम श्रुति जी? ये तो 1 या 2 सीट दे रहे हैं, 3, 4, 5 सहयोगियों को मिलाकर। हमारे यहाँ तो बस हम ही 2 लोग सहयोगी है ना श्रुति प्रदीप जी। भटनागर जी, जी हम 2 ही सहयोगी, इनके 4 सहयोगियों में किसको कितना कितना दे रहे हैं पार्टी? आपके ये प्रमुख 4 है। सहयोगी में इतना कलेश है कि विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया बैठे बिठाए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ। अभी आपने उपाध्याय जी से बात करी और उनके संगठन के विषय में बात करा, मगर वो अपनी बात सारे पूरी नहीं कर और भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी विषय है कि सीट देनी है या नहीं देनी है, मगर आपको जो सवाल पूछे जाते हैं सवालों का पूरा जवाब क्यों नहीं देते हैं लोग? तो देखा कि सवालों में कोई जवाब दे में सीधे दिए नहीं जाते। देखिए, अब सबसे बड़ी बात अगर कही है, अभी कह रहे थे ना कि सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे कि खराब पार्टी है, औकात तुम्हारे जूते पर रख रखी है छोटे दलों में। आपको आप बनते हो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को है, आपको झोली में भीख की तरह जैसे लोकसभा में सीट दी गई थी, उसी प्रकार आपको विधानसभा में सीट दी जा रही है। उपाध्याय जी, ये तो आपकी अहमियत सीट दी जाती है कांग्रेस पार्टी को। ये तो आपकी अहमियत प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं ये भीख की तरह सहयोगियों को देते हैं। अब बताइए, लोकसभा में 17 सीट हमको मिली थी, इसमें हम लोग गठबंधन करके काफी सीट जीते। अब विधानसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाई बड़ी पार्टी है, तो वो हमारी पार्टी तो मिलकर ही और हम लोगों ने कोई बड़ा है कोई छोटा है। सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 10 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य सीट पर जीत है, हमको जीत का निर्धारण करना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, देखिए कल से लगातार बहराइच में लगातार हिंसा हो रही है। इनकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं, आज सवेरे फिर शुरू हो गया। ये क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं न, इनके विधायक को थप्पड़ मारा जा रहा है। पिछले विधायक को एक स्वजातीय जो है व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारा गया, उसका कुछ नहीं हुआ। तो हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेके एक टॉपिक विषय नहीं है बात करने का, दो दिन था तो बात करो घुमाने मेरे दंगों पे भी बात कर लूंगा, मैं थप्पड़ पे भी बात कर लूंगा। और सवाल जो पूछा है चुनाव में और कांग्रेस की ऐसी औकात हुई, पैटोरा लेके गली गली भीख मांगनी पड़ रही, कभी कश्मीर में, कभी हरियाणा में, कभी अब चुनाव यूपी में, हरियाणा में तो पैटोरा लेके बेचारी गंदी चोरनी मांग रही है। कौन से लॉ ऑर्डर लाओगे? राजस्थान वाला लॉ ऑर्डर लाओगे? झारखंड वाला लॉ ऑर्डर लाओगे? छत्तीसगढ़ वाला लॉ ऑर्डर लाओगे? हिमाचल वाला लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हो? अराजक तत्व कौन सा कानून की बात कर रहे हो? अराजक तत्व के साथ बैठे हैं। चलिए प्रदीप भटनागर जी, हरिनाथ सिंह जी, उपाध्याय जी, मांगने और लेने पर लेने और देने की बात आ रही है तो राकेश अहीर जी, समाजवादी पार्टी कितनी सीट देने जा रही है? 5 सीटें तो कांग्रेस मांगी रही है, देना कितना है? राकेश जी, अपने फोन को अनम्यूट करिए, शायद आपका फोन म्यूट पर है। म्यूट पे नहीं है जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि पहले आज का जो विषय है वो गठबंधन तो है ही, सबकी पार्टियां अलग अलग हैं और अलग अलग विचार कर रही हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हरिनाथ जी ने कहा है
कि हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। और 6 समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया, अभी 4 सीट बची हैं वो गठबंधन के खाते में जाने के लिए। पहली चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रदीप भटनागर जी अपने सहयोगी दल को एक भी सीट नहीं देंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, रत्नेश जी भले उसे खंडन करने के लिए कहने के, और ना ही हमारे एक पियर का चाचा है सुहेल देव, उनका तो कहीं जिक्र भी नहीं है। अनुप्रिया पटेल का भी एक पार्टी है, उनका भी कहीं जिक्र नहीं है। जो मजनुआ मांगा जा रहा था वो उन्हीं की असेंबली सीट है, मगर नहीं मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को दबा के रखना चाहती है, इसीलिए वो किसी को एक भी सीट नहीं देना चाहती। पहली चीज। दूसरी चीज की ये सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे तमाम मुद्दों पे ये फेल है। मैं तो आपके नेशनल चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की ओर से कि बहराइच के लोग अपने अपने घर लौट जाएं, क्योंकि बहराइच आपका शहर है। आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें और जो भी समस्याएं हैं वो कानून के दायरे में रह के उसकी अपनी मांग को पूरा करें, क्योंकि जिस हिसाब से ये खबर और वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, ये बड़ा दुखद है कि अस्पतालें जलाए गए हैं, गाड़ियों के शोरूम जलाए जा रहे हैं, फॉर्चून की दुकानों को जलाया जा रहा है। इससे पूरे बहराइच जनमानस का नुकसान है। और सबसे पहले मैं अपील यही करना चाहता हूं कि सारे लोग, जितने भी आपके दर्शक हैं बहराइच के, वो बड़ी सूझबूझ से काम लें। सरकार का फेलियर तो है, ये माने प्रदीप भटनागर जी चाहे ना माने, इनकी डबल इंजन की सरकार है। और बहराइच में जो इतना बड़ा दंगा हुआ कल से, इनकी सरकार क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या हो रहा है। पुलिस, मैंने कई वीडियो देखा, मैंने श्रुति जी कई वीडियो में मैंने देखा जो पुलिस वहां दंगाइयों को चाहती तो रोक लेती, मगर पुलिस वहां मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी। केवल बस एक तो निचले इकाई के, ठीक है, निचले इकाई के 1-2 सिपाही और हवलदार और चौकी प्रभारी को निलंबित करके आप जो है ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया। आपने कार्रवाई क्या किया? प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। जी, अगर आप बहराइच की बात कर रहे हैं, सबसे पहले दंगा करने वालों को नाम बताइए जो शांतिपूर्ण तरीके से शोभा, थोड़ा मुझे बताइए ये पथराव किसने करा ये शोभा यात्रा के ऊपर जो दंगा हुआ? जवाब है आपके पास? ठीक है, राकेश जवाब है याद की है जब उस रूट पे विसर्जन होने वाले हैं, 2 गुट की बात है तो वहाँ फोर्स क्यों नहीं लगाई? चलिए राकेश और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं श्रुति जी 1 मिनट और मैं लेना चाह रहा हूँ। चर्चा से तो नहीं बन सकेगी ना। प्रधानमंत्री जवाब नहीं होता है। भारत मिलाप का प्रधानमंत्री घटना है, ये पुराना भारत मिलाप वहाँ पुलिस और कानून व्यवस्था की वजह से भगदड़ हो गई। प्रदीप भटनागर जी, राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, भटक चुके हैं, बोलिए। शांति रूप में पथराव करा पहले। पथराव क्या तो सरकार किसकी है? सिखा देंगे तो सरकार है, सरकार आपकी है, प्रदेश में जिम्मेदारी श्रद्धांजलि देने के लिए तुम्हारा नाम जहाँ जहाँ सौहार्द लगा रहे हैं आप, केवल बस लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विधायक अभी थप्पड़ मारा, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपके विधायक के स्वजाति होने के नाते जी विषय पर ही रहिएगा जी। आप लोग को मात्र 1 सीट दी जाएगी या फिर वो भी नहीं दी जाएगी? दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी निषाद पार्टी को? क्वेश्चन मार्क है उस पे। देखिए, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट राकेश
जी कह रहे थे कि मझुआ जो है अनुप्रिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है। मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि इसके पहले डॉक्टर विनोद बिंद जी वहां से विधायक थे, वो हमारे पार्टी के खाते में सीट थी। और दूसरी सीट जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं अम्बेडकर नगर में कटेहरी, वो भी हमारे खाते में थी। मैंने आपके चैनल पे भी और अन्य चैनलों पे भी बहुत मजबूती से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन का पूरा धर्म लगातार निभाती है। और जो भी पार्टियां साथ में हैं, चाहे राष्ट्रीय लोक दल है, चाहे अपना दल है, निषाद पार्टी है और सुभाषपा है, हम सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राकेश जी को और हरिनाथ जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप दोनों दलों के लोगों को चिंतन करने की अत्यंत आवश्यकता है। उसका कारण बस ये है कि राष्ट्रीय लोक दल आपके साथ थी, वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चली आई। सुभाषपा आपके साथ थी और फिर वो वापस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास अगर वो जाने वाले बैठ रहे हैं तो समाजवादियों के सहयोग से बैठ रहे हैं। फिनिश करने लीजिए, आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ, आप एक सीट दे रहे हैं, पहले ये समाजवादियों की देन है। राकेश जी जो आपके साथ है वो आपको छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में। हाँ सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। लालच देकर इन लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं और जब चले जाते हैं तो एक सीट मिलती है। तो जवाब दीजिएगा, आप पहले सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप लोगों के साथ यही समस्या, क्योंकि आप जंप कर जाते हैं, सुनते नहीं है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब से निषाद पार्टी अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, तब से आपके 2 गठबंधन टूट चुके हैं। 3 बार गठबंधन आपका टूटा है और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक भी गठबंधन नहीं टूटा है। आप अपने दल, आपका जो दल है उस पर आप देखिए, अभी आपने चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर में 500 से कम वोट आए हैं, वहां आपका इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में आपका इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो आप अपनी पार्टी अकेली लड़ जाएंगे तो एक सीट आपके नेता भी नहीं जीत पाएंगे। सहयोगी दल हैं जो भी आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट अगर जीत जाए अकेले दम पे तो आप बताइए, दे रहे हो सहयोगी दल जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं उनके साथ समाजवादी जो गठबंधन का दायित्व होता है उसको निर्वहन किया गया था। आप लोग आपके जो निषाद पार्टी की पहली बार अगर सांसद बनाने का कोई काम किया था तो वो आदरणीय अखिलेश यादव ने किया था, जो गोरखपुर से प्रवीण निषाद को सांसद बनाया था। नहीं पाते हैं तब जाके आपकी पार्टी मुख्य धारा में आई। नहीं, आज जो भाजपा के आरती उतार रहे हैं ना, भाजपा आपको चंदा भी न देती आरती में। प्रवीण निषाद को कौन बनाया आप बताइए हमें। पहले अगर सांसद कोई बनाया तो समाजवादी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं, आप लोगों को भारतीय जनता पूछती ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जो आपके नेता संजय निषाद कहते हैं कि मैं निषादों का आरक्षण दिलाऊंगा, 7 साल और 11 साल सेंट्रल में हुआ, क्यों आरक्षण नहीं दिला रहे हैं? नहीं, आरक्षण क्यों नहीं दिला रहे हैं? राकेश जी एक बात बताइए, आपकी यही गलत फहमी की वजह से आप लोगों की चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है। प्रवीण निषाद को सांसद कौन बनाया? प्रवीण निषाद को सांसद जनता ने बनाया था। जनता में, मैं कह रहा हूँ कि जनता इससे पहले क्यों नहीं बनाई? जनता इससे पहले क्यों नहीं बनाई? निषाद पार्टी इससे पहले की पहले क्यों नहीं बन जाते? जब जनता बन गई होती आपको यही नहीं पता, आप टीवी पे बैठे हैं, विधानसभा आपने बनाया, आपके माननीय जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, आजमगढ़ और रामपुर के रूप से उड़ीसा में। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी का दिल इतना बड़ा है कि उसे बड़ा दिल दिखाते हैं। आपकी तरह नहीं बोलेगा तो समझ में भी आएगा। आप सत्ता में हो जाए और भाग जाए। राकेश जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। एक एक करके 1 बाय 1 बोलिए, चर्चा है। श्रुति जी मैं एक बात बहुत गंभीरता से आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ, ये राकेश जी और समाजवादी पार्टी के लोगों की जो मनोदशा, ये कितनी खतरनाक आप सोचिए।
ये कहते हैं कि प्रवीण निषाद जी को सांसद किसने बनाया। इन्हें डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता है, जनता बनाती है। अखिलेश जी आजमगढ़ और रामपुर की सीट नहीं बचा पाए, जो भी नेता बनता है उसे जनता चुनती है। आप इंडियन डेमोक्रेसी को अच्छे से समझिए पहले क्या है। राकेश जी चलिए, आप लोगों ने राजनीति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ जनता से आदमी चुना जाता है। एक घर से 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये दांव कैसे मिटा पाएगी आखिर समाजवादी पार्टी? मैं कह रहा हूँ कि ये रत्नेश जी राग दरबारी कर रहे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की राग दरबारी न करें तो शायद जो अभी नहीं, ये तो मैं भी मांग रहे हैं आप राग वो अभी क्लोज हो जाए। इनको ये नहीं पता कि जो प्रवीण निषाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाया, और ये सारे चैनल पे मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी जानकारी के लिए गूगल बना है, गूगल सर्च करके देख लीजिए कि पहले कौन बनाया। मैं कहा इसके पहले लोकतंत्र नहीं था। प्रवीण निषाद और संजय निषाद क्यों नहीं बन पाए माननीय? क्या लोकतंत्र तो खत्म था? राकेश जी कहना चाहते हैं रत्नेश जी की समाजवादी पार्टी में जो भी आता है उसे जीत मिल जाती है, जनता का कोई श्रेय नहीं है, यही मान लूं? मैं राकेश जी इसी बात से सहमति बने फिर? मैं नहीं, देखिए प्रदीप भटनागर जी आप बात को घुमा रही हैं। तो आपने तो यही कहा ना, मैं कह रहा हूँ तंत्र कल भी था आज भी है। इससे पहले तो उन्होंने 10 बार चुनाव लड़ा, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में आए उसके बैनर तले आए तो उन्हें जीत मिल गई। बैनर का है, बैनर का कमाल था, बैनर का कमाल था। प्रदीप भटनागर जी ठीक है, बैनर ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैंने भी कहा, मैंने कहा घुमाया। प्रदीप भटनागर जी तंत्र की बात करते हैं। अरे भाई राकेश जी क्यों बताओ जरा, इतना थोड़ा सुनो, दूसरे को सुनो। आप ही बोले जाओगे क्या? थोड़ा सा ठेका सत्ता मत लो, थोड़ा सुना भी करो तभी जवाब दोगे आप। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, इस प्रदेश की जनता ने, प्रजा ने समाजवादी पार्टी को उसकी औकात दिखाई कि तो गुंडे हो, बदमाश हो, मवाली हो, अपहरणकर्ता हो, आप जमीन माफिया हो, और आप इस लायक भी नहीं हो, आप विपक्ष के नेता भी बन पाओ। और वो जनता ने, उत्तर प्रदेश के समाज ने दिखाया, उत्तर प्रदेश की प्रजा ने दिखाया कि समाजवादी और समाजवादी बड़ा था। तो ये समाजवाद देखिए वो समाजवाद है जो गरीबों की जमीन छीनता है। अब आप जो लिस्ट है जारी करिए, एक तो चाचा जी के लड़के को टिकट दे दी उन्होंने करल से, एक सोलंकी, इरफान सोलंकी धर्म पत्नी को दे दी है, कि वो गुंडा बदमाश जो जिसने कानपुर की शांति बनकर दिखाई उनकी धर्म पत्नी जी को दे दिया है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद क्या है? भैया सुन लो, नहीं मैं कह रहा हूँ आप अपने परिवार, भैया आपकी बात यह सुन लीजिएगा। प्रदीप भटनागर जी, आपके विधायक को पीटा जा रहा है, निषाद पार्टी की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही है, क्या उसमें सहमति बनेगी? प्रदीप भटनागर जी, करण भूषण जी कौन है? सुना करो दूसरे को, निकलो टॉपिक क्या क्या बोल रहा हूँ, बाद में जवाब देंगे। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी का धन्यवाद, प्रदीप भटनागर जी, राकेश अहीर जी, रत्नेश सिंह जी और हरिनाथ उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में बनने के लिए। तो वो तमाम सीटें हैं जहां पर गठबंधन के तले घमासान मचा हुआ है और बीजेपी 9 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, 1 सीट आरएलए की खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन बेहद दिलचस्प होगा कि क्या निषाद पार्टी की मांगे पूरी होती है या फिर नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।